Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. These online lectures are meant with a purpose to enhance your knowledge while you are sitting at the home, and if you are listening with concentration and calmness of mind, that will probably enhance your knowledge and overall increase your basic criteria for getting better marks in the inter. हम लोग इस वक्त चैप्टर 13 गैसियस एक्सचेंज को डील कर रहे हैं एंड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एयर पैसेज वेज जो सारे इंसान के हैं वो बनाए थे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ आउट करूंगा इस वक्त, दोबारा से ओवरव्यू करूंगा, एक दफ़ा आपको डायग्राम दूंगा और हम इस सारे की रीडिंग करेंगे। उसकी वजह ये कि रीडिंग करने से इसके अंदर जो MCQs हैं वो आप लोगों तक बहुत क्लियरली पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं सुना या जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर को प्रॉपरली नोट नहीं किया कंसंट्रेशन से, उनके लिए बेहतरीन वक्त है इसको ये करने का यहाँ पे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So take it as this is the oral cavity and this is the nasal cavity. Nasal cavity में ये आपके नथने जिनको बोलते हो आप या नेयर्स कहलाते हैं। बाहर वाले नेयर्स को बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स और अंदर वाले नेयर्स होते हैं इंटरनल नेयर्स। ठीक है, नेयर मीन्स नॉस्ट्रल्स। ये यहाँ से बेटा एयर पैसेज में आ जाती है जिसको बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स कॉमन पैसेज है बोलस के लिए भी और एयर के लिए भी। बहरहाल यहाँ से ये गुजरते हुए ट्रेवल करते हुए पहुंचती है लेरिंग्स के ऊपर। सेपरेट पैसेज, मैं सिर्फ विंड पाइप वाली साइड बना रहा हूँ, फूड पाइप नहीं बना रहा। लेरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। यहाँ पे दो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं जब हवा इनके थ्रू गुजरती है और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेरिंग्स बेटे लीड करता है एक ट्रेकियल पैसेज में। दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया या विंड पाइप। This passage leads into what? Bronchi। अच्छा, मैं यहाँ पे असल में लंग्स बनाने मैंने तो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ दिस इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई इसमें लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई होंगे। टेक इट लाइक दिस, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। राइट। अच्छा, अब राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। लोब्स मीन्स पीसेस। और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। ठीक हो गया। राइट लंग में 3 लोब्स हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं। अच्छा, अगर आगे देखें तो ब्रोंकाई जब 1 mm से कम हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। दे आर लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स आगे डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं तो ये एक गुच्छा बना देते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ग्रेप लाइक क्लस्टर। एल्वियोलाई के अंदर जो हवा यहाँ पे मौजूद है इस जगह को सारे को बोलते हैं एयर सैक। एयर सैक इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग और एल्वियोलाई इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग। तो ये एक अंदाज है, इसके अंदर ये सारी अरेंजमेंट हो जाती है। लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे ही अगर आप इस सारी अरेंजमेंट को यहाँ पे देखो तो ये अगेन मैंने एल्वियोलाई बनाए हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर। अगर इसको बड़ा करके बना दूँ साइड पे तो इवन देन फॉर योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टेक इट एज एल्वियोलाई। अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं ये, वेरी फाइन। इन सब के गिर्द
यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, राइट। ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ पे इस सब के गिर्द मौजूद होता है, और ये है एल्वियोलर डक्ट, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट। तो ये एक ब्रीफ सी अरेंजमेंट है आपके सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम की। मैंने ये पहले भी बनाई थी। लेफ्ट लंग के 2 लोब क्यों हैं? क्योंकि ये जो मैंने कर्व बनाया ना, ये कर्व कहला रहा है कार्डियक नॉच। क्या कहला रहा है? कार्डियक नॉच। ये वो कट है जहाँ पे हार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब अल्लाह का निज़ाम देखें, इस सब के ऊपर भी, यानी कि इन लंग्स के ऊपर भी यहाँ पे मौजूद है प्लूरा, राइट। प्लूरा क्या है? मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड। ये एपिथेलियल कवर है जो यहाँ पे मौजूद है। इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे मौजूद होता है डायाफ्राम। व्हाट इज डायाफ्राम? ये बताइए। अ थिक muscular sheet of skeletal muscles which separate the thoracic cavity from the abdominal cavity is known as diaphragm, right। एक तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी अरेंजमेंट आपके सामने है। यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड है, ये टोटल रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसके थ्रू ये सारा गुजर रहा है, और ये इसका सारे का निज़ाम है। राइट हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इस सारे को समझने के लिए 267 पेज पे से ऑनवर्ड इसको रीडिंग में कन्वर्ट करना और पॉइंट्स बनाने हैं। नोट्स में मैंने बनाए हुए हैं डेफिनेटली, बट इस वक्त चूँकि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि इनको मैं मज़ीद आपको रिफ़ाइन कर दूँ। एज अ रिज़ल्ट आप बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ों को ग्रैस्प कर सको और कंप्लीट कर सको। ठीक हो गया। तो अब हम इसको शुरू करने लगे हैं। एयर पैसेज वेज कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज़, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स विच अल्टीमेटली लीड इनटू क्या? एल्वियोलर सैक्स। अब नाउ यूल गिव द फर्स्ट हेडिंग नेज़ल कैविटी। ये जो नाक के अंदर ये जो सारी स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी। अच्छा, एक चीज़ और बेटे यहाँ पे आपको बताऊँ। सबसे पहले आपने इस डायग्राम को जो मैंने बोर्ड के ऊपर बनाई है इसको अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस कर लेना है, सो दैट इसमें कोई भी आपकी कमी बेशी ना रहे, राइट। अच्छा, अब हेडिंग आपने क्या दी है? नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटीज़, यहाँ से आप शुरू करोगे इसको, आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। किससे लाइन हुए हुए हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन किसका? सीलिएटेड एपिथेलियम का। नेक्स्ट पॉइंट, ईच नेज़ल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज by the projection of bones from the walls of internal nose। वेरी इंपॉर्टेंट कि हर जो नेज़ल कैविटी, ये वाली भी और ये वाली भी, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज। और किस तरह? हड्डियों से। अगर देखें ऐसे करके तो नाक का तो एक ही पैसेज अंदर से नज़र आ रहा है और हेयर और म्यूकस नज़र आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है और एक तरह से हिडन वे में मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, air enters the nasal cavity through nostrils and larger dust particles are trapped by hair and mucus in the nostrils। ठीक है, एयर एंटर होती है और लार्जर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। इसके साथ ना बड़ी किताबों में जो मेडिकल साइंस की बुक्स हैं वहाँ पे बेटा 2 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है कि एयर ह्यूमिडिफाई कैसे होती है, ह्यूमिडिफाई का मतलब है वार्म कैसे होती है, और दूसरा मॉइस्ट कैसे रहती है वो। तो ये दोनों चीज़ें ना आपने नोट डाउन कर लेनी यहाँ पे। ये नेज़ल कैविटी का बुनियादी फंक्शन है, क्लीनिंग, प्योरिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। नेक्स्ट पॉइंट, द नेज़ल कैविटी लीड्स इनटू, नेक्स्ट अब आप यहाँ पे पॉइंट बना लो, फेरिंक्स लीड्स इनटू थ्रोट और फेरिंक्स बाय 2 इंटरनल ओपनिंग्स।
ये जो इंटरनल ओपनिंग्स हैं, अगर नाक को बिल्कुल ऐसे करके देखो तो अंदर वाली साइड पे भी 2 नेयर्स हैं जिनको बोलते हैं इंटरनल नेयर्स या ओपनिंग्स, ठीक है। एंड द लार्जर एयर वाइल पासिंग थ्रू द, ये हो गया बाय 2 इंटरनल ओपनिंग्स। नाउ यू विल गिव द हेडिंग फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। एयर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम द फेरिंक्स इनटू द लेरिंक्स। हवा कहाँ से कहाँ आ रही है? फेरिंक्स से लेरिंक्स में। नाउ गिव द हेडिंग लेरिंक्स। लेरिंक्स क्या है? लेरिंक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। इज अ कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर सराउंडिंग द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। One of the cartilages, give the heading epiglottis. Epiglottis has muscularly controlled hinge-like action and serves as a lid. यहाँ पे जो लेरिंग्स है, यहाँ पे एक लिड मौजूद है ऐसे, राइट। से फॉर एग्जांपल ये ऐसे, मैं इसको ज़रा प्रोमिनेंट कर दूँ। इस लिड को बेटा बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो जब भी खाना जा रहा होता है लेरिंग्स के ऊपर से तो ये ऐसे अपने आप को कवर कर देता है और खाना ऊपर से रोल होता हुआ गुजर के आगे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, सो एपिग्लॉटिस के ऊपर ये आप नोट कर लीजिए। इट्स अ लिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मस्कुलरली कंट्रोल्ड होता है और कवर करता है ओपनिंग ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड और लिक्विड्स इनटू द लेरिंग्स। अच्छा, अगर जैसे कहते हैं छोटे बच्चों को जो चीज़ खिला रहे हैं या दूध पिला रहे हैं तो उनको सीधा लिटा के नहीं, उनको ज़रा ऐसे करवट दे के या सर के नीचे कोई तकिया या बाजू रख के रखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ऐसे रखना चाहिए, ना कि बिल्कुल स्पार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, इन केस अगर वो कहते हैं कि जी बच्चे को दूध पिला लिया और उसको खांसी शुरू होगी तो उसको कंधे से लगाएं, सीधा खड़ा करें और कंधे पीछे कमर के ऊपर ऐसे हाथ मारें। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लेरिंग्स के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक में दूध या जो भी लिक्विड है वो एंटर हो गया, और अगर लिक्विड को ना रोका गया और खांसी ना आई बच्चे को, कफिंग क्या है? व्हाट इज़ कफिंग? इनबिल्ट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। आपको खांसी कब शुरू होती है? जब आपका गला ख़राब होता है। और आपका गला कब ख़राब होता है? आपका गला यूजुअली उस वक्त ख़राब होता है जब बेसिकली जो है या तो कोई फॉरेन एजेंट, कोई बैक्टीरिया, इस तरह की कोई चीज़ आपके गले को मुतासिर करती है, या आप जो है वो कोई गले के, मतलब गले से मुराद है लेरिंग्स के अंदर कोई लिक्विड आपके एंटर हो जाता है, ठीक है। दोनों ही सूरतों में ख़तरा होता है ये कि अगर ये गला, मतलब अगर लिक्विड अंदर चला गया ऐसे और आप ऐसे नहीं कर रहे हो और आप खांस रहे हो तो इसकी वजह से आपको एस्पायरेशन नमूनिया भी हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? एस्पायरेशन नमूनिया। एस्पायरेशन नमूनिया है क्या? ये एक डेंजरस अलार्मिंग कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, और अगर छोटे बच्चों में ये हो जाए तो उनको मुस्तकिल ना रुकने वाली कफ चल रही होती है, और उसका इलाज फिर एक ही होता है। क्या इलाज है उसका? कि बेसिकली उस बंदे को, वो जो भी बंदा है उसको आप, वो जो भी बच्चा है उसकी आप चेस्ट कैविटी में ड्रिल से सुराख करके पाइप डाल के वो सारा बाहर निकालो लंग्स के थ्रू। बड़ा ही तकलीफ दह प्रोसीजर है। सो छोटे बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसको मार्क कर लीजिए। एंड ये MCQ है ये, एंड इज़ ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, vocal cord. In the glottis, mucous membrane is stretched across into 2 thin-edged fibrous bands. क्या नाम है उनका? Vocal cords, which help in voice production when vibrated by air. तो कहता है कि जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये जो vocal cords हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद हैं रफली इस एरिया में, तो क्या हो रहा है कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं जब मैं हवा को अंदर लेके जा रहा हूँ। मैं चीख भी सकता हूँ, मैं बहुत स्लो भी बोल सकता हूँ, मैं बहुत तेज़ भी बोल सकता हूँ, मतलब पिच क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द एयर इनटेक एंड द टंग विच इज़ द बेसिक ऑर्गन
फॉर स्पीच। अल्लाह की किस किस नेमत को इंसान जो है वो झुटला सकता है या उससे इनकार कर सकता है? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ज़बान ही सिर्फ देख लें, इसका अगर ये कटी हो या इसका कोई पीस ना सही हो या इसके अंदर कोई मामला सही ना हो तो हम लोग सिंपली स्पीच नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। बाकी चीज़ों तो बाद की बात है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 268 पेज पे पहली हेडिंग देंगे ट्रेकिया और विंड पाइप। देखें बेटा, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ये जो पूरा रीडिंग वाला पोर्शन है, जो पूरे 1.5-2 सफ़े यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको अरेंज करवा रहा हूँ सो दैट इन द लॉन्ग रन जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं 21 में, तो आपके पास हर चीज़ एक प्रॉपर पैटर्न के ऊपर अरेंज हुई हो। The trachea or windpipe is a tubular structure lying ventral to the esophagus, सही है, and extends to the chest cavity or thorax, where it is divided into right and left bronchi. पहला MCQ, trachea is lying ventral to the esophagus. What does this mean? Ventral, back side, dorsal, front side. फिर लिख लो कहीं पे, ये नहीं लिखे हुए तो एंटीरियर, अपर एंड, पोस्टीरियर, लोअर एंड, ये है वो सारी एनाटॉमी जो आपको आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया देयर आर सीरीज ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, वॉल्स में क्या है? सीरीज, एक मतलब एक लिंक सा एक बना हुआ है सी शेप्ड रिंग्स का, विच प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीप द पैसेज ऑफ एयर ओपन। एक तो ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं और सेकेंडली जो एयर पैसेज है उसको खुला रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिव द हेडिंग ब्रोंकाई। सही है। ईच ब्रोंकस, व्हाट इज ब्रोंकस? सिंगुलर। ऑन एंटरिंग द लंग्स, सामने आपके बना हुआ है, ये लंग्स में एंटर हो गया। डिवाइड एंड सब डिवाइड प्रोग्रेसिवली इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकाई। नेक्स्ट हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। व्हाट आर ब्रोंकियोल्स? व्हेन द स्मॉलर ब्रोंकाई अटेन अ डायमीटर ऑफ 1 mm और लेस, दे आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोंकाई हैव सेम कार्टिलेजिनस रिंग्स एज द ट्रेकिया, but the rings are progressively replaced by irregularly distributed cartilaginous plates। बोल्ड करिए ये लाइन, कह रहा है ब्रोंकाई में तो कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद हैं, बट ब्रोंकियोल्स के अंदर ये जो रिंग्स हैं ये मौजूद नहीं हैं, दे लैक द रिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोंकियोल्स आर मेनली मेड अप ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक हो गया, ब्रोंकियोल्स किससे बने हुए हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द ब्रोंकियोल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड सब डिवाइड डीप इनटू द लंग्स एंड फाइनली ओपन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एयर स्पेसेस या एयर सैक्स। बोल्ड करें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ इवन फॉर द empty गैट। एयर सैक इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। Each air sac consists of, now give the main heading, alveoli, several microscopic single layered structure। क्या नाम है उसका? alveoli। Next point, overlying the alveoli there is a rich network of blood capillaries to produce an excellent site for the exchange of gases। तो ओवरलाइंग द एल्वेलाई का मतलब है कि एल्वेलाई के गिर्द इसको सराउंड कर रहा है, यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इधर, ये मैंने ब्लू में बनाया सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये हैं ब्लड कैपिलरीज जो इसको सराउंड कर रही हैं, ओवरऑल एक रिच नेटवर्क के गिर्द ऐसे घूम रही हैं। और अगर आप देखो इसकी शेप वाइज, तो दिस इज़ वन ब्लड कैपिलरी, इट इज़ सिंगल लेयर्ड, सिंगल वॉल्ड। इसकी ये जो लेयर है
इसका नाम भी अभी सुन लो, फिर 14वें चैप्टर में पढ़ते हुए मज़ा आएगा आपको। एंडोथीलियम, राइट, दिस इज़ द नेम ऑफ द वॉल जो इसके साथ जो यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। अच्छा, अब आपने जो MCQs मार्क किए, ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रोंकियोल्स डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं लंग्स के अंदर और लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एयर सैक क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। क्या नाम है उनका, एल्वियोलाई। ठीक है, अच्छा, ओवरलाइंग द एल्वियोलाई का क्या मतलब, मैंने पहले बताया कि इसके ऊपर यहाँ पे एक रिच नेटवर्क मौजूद है। अब अगर इधर देखो गौर से, एक थोड़ा सा और भी देख लो, RBC, रेड ब्लड सेल, दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, ये इस ब्लड कैपिलरी में से गुजर रहा है। इसकी ये इतनी ही चौड़ाई होती है, इसका मतलब एक टाइम पे एक RBC यहाँ से गुजरता है। जब ये RBC इन ब्लड कैपिलरीज में से गुजर रहा है तो गुजरते हुए यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इस RBC के अंदर एंटर हो जाती है, राइट, RBC के अंदर आ जाती है। और जब भी ऑक्सीजन आती है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर भी बताऊँगा, यहाँ पे हीम मौजूद होता है। हीम यानी कि हीमोग्लोबिन में हीम जो पार्ट है उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो और कर रहे हो बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग मेन प्रोटीन पिगमेंट है। कहाँ होता है, ये RBCs के अंदर होता है। एक हीमोग्लोबिन में, लिख लें ये MCAT के MCQs हैं, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं। कितने, 4 हीम। तो इससे क्या होता है कि ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। क्यों, हीम और ऑक्सीजन आपस में अटैचमेंट करते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं, 4 हीम, तो कितने ऑक्सीजन लेके जाएगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर यही सवाल एटम पे आ जाए तो फिर जवाब क्या दोगे, 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक हो गया। गर्ज है कि ये इस अंदाज में यहाँ पे मौजूद है जो आपको मैं बता रहा हूँ। समझ आ गया सबको। अच्छा, अब ये चलते जाएंगे सिंगल लाइन के अंदर। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन एडअप होती जाएगी। ठीक है, और इन रिटर्न क्या होगा, ये जो CO2 लेके आए होंगे ये यहाँ से इसके अंदर एंटर हो जाएगी। हमने इंस्पायर किया, उसके बाद हमने इंस्पायर करने के बाद हमने एक्सपायर भी किया। तो जो हमने इनटेक किया था एयर का, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी। अब जब हमने एक्सपायर किया है तो डेफिनेटली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अब अपने कंसेप्ट्स बनाना शुरू करिए। जब हम इंस्पायर करते हैं, राइट, जब हम इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर का मतलब है टेकिंग इन ऑफ एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने % होती है, 21। और जब हम एक्सपायर करते हैं तो ऑक्सीजन कितने रह जाती है, 16%। ठीक है, तो गर्ज है कि 21 या 20.9% और 16% ये बड़ा क्लियरली शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक सीरीज़ के अंदर चल रही है। इसी तरह सेकंड जो होता है वो है एक्सपायर करना, एक्सपायरेशन। वो बेटा कैसे होती है एक्सपायरेशन, किस अंदाज में होती है, 0.04% जो ऑक्सीजन है उसको आपने, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे मौजूद थी एयर में, लेकिन जब हमने एक्सपायर किया तो वो 0.04 से 4% पे कन्वर्ट हो गई। हमारे अंदर कितनी 4% CO2 भरी होती है जब हम एक्सपायर करते हैं। ये इंस्पायर है, अब एक्सपायर है, तो क्या होता है कि वो जो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खारिज हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। एंड दिस इज़ हाउ द प्रोसेस गोज़ ऑन एंड ऑन टिल यू कैन से द कंप्लीशन और द बेसिक वे कि ये किस तरह हो रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि किस अंदाज में और कैसे ये प्रोसेस चल रहा है, समझ आ गया। अब लंग्स के ऊपर आ जाएं। लंग्स को उर्दू में क्या बोलते हैं, फेफड़े। लंग्स आर क्लोज्ड सैक्स
यहाँ पे लिखा भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय वे ऑफ ट्रेकिया एंड नॉस्ट्रल्स और माउथ। तो लंग्स क्या हैं? क्लोज्ड सैक्स हैं, आपको नज़र आ रहा है, रेड डायग्राम सी बनी हुई है 268 के ऊपर, वो एक दफ़ा देख भी लीजिए। ये बाहर किस तरह कनेक्टेड हैं, ये ट्रेकिया ऐसे आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे नॉस्ट्रल है, इसके थ्रू ये बाहर के साथ कनेक्टेड हैं। सेकंड पॉइंट, lungs are spongy because of presence of million of alveoli। नोट करिए यहाँ पे, the structural unit of the lungs is alveoli, the functional unit of the lungs is air sac। क्लियर हो गया बेटे? स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? एल्वियोलाई, और फंक्शनल यूनिट कौन सा है? एयर सैक, राइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं? चेस्ट कैविटी के अंदर। चेस्ट कैविटी इज बाउंडेड बाय रिब्स एंड मसल्स ऑन द साइड। रिब्स कौन सी हैं यहाँ पे? पसलियाँ। रिब्स कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर्स होते हैं यहाँ पे रिब्स के, ठीक है, और इसके अलावा 13th पेयर भी होता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। अब फ्लोटिंग रिब कौन सी होती है? वो रिब जो डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसके साथ अटैच नहीं है? फ्लोटिंग रिब जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, उसको बोलते हैं 13वीं पसली, जो डायरेक्ट अटैचमेंट यहाँ पे शो ही नहीं करती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मसल्स का जिक्र है। मसल्स कौन से हैं? मसल्स का नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स ये वो रिब मसल्स होते हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करते हैं। हम इंस्पायर कर रहे हैं, हम अब एक्सपायर कर रहे हैं। इस वक्त जो मसल्स मेन यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन से हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमें इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में एड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पेज, the floor of the chest is called diaphragm। diaphragm is a sheet of skeletal muscles। मैंने ऑलरेडी ये डिफाइन करवाया, ये अगर आप दोबारा डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो सुन लें। It is a thick muscular sheet of skeletal muscles that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है प्लूरा। Lungs are covered with double layered thin membranous sac called pleura। ये डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेनस सैक को क्या बोलते हैं? प्लूरा। और इसी को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने रेड से बनाया, ये देखें, दिस वन, और ये डबल लेयर है, चूँकि इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो है ना, वो प्रोटेक्टिव भी है और शॉक एब्जॉर्बर भी है, और ओवरऑल ये यहाँ पे बेसिकली लंग्स को ओवर एक्सपैंड होने से बचाता है, इनको फ्रिक्शन से भी बचाता है, और एज अ रिज़ल्ट इनको एक प्रॉपर प्रोटेक्टेड मोड में रखता है। ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है 13.9 के ऊपर। पहला पॉइंट, ज़रा पॉइंट्स देख लें, इसमें MCQs है। नंबर 1, द लंग्स लाई विद इन द थोरेसिक कैविटी विच इज़ बाउंडेड बाय रिब्स एंड डायफ्राम, ठीक है। नंबर 2, pleural membrane lines the part of the thoracic cavity containing the lungs, so the lungs are inside the pleural cavity। What is pleural cavity? The cavity which contains lungs। Third, air enters the lungs from the oral cavity or nasal passage via the trachea and bronchi। उसके बाद हवा एंटर होती है लंग्स में, और किसके थ्रू एंटर होती है? ट्रेकिया या ब्रोंकाई के, और इवेंचुअली जो है वो एल्वियोलाई में ये पहुंच जाती है। सो दिस इज़ हाउ द पैसेज या फ्लो या ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स अकर। इस अंदाज में ये जो सारा मैंने आपको बताया है, इवेंचुअली जो है वो एल्वियोलाई तक सारा मामला पहुंच जाता है। अच्छा, ये है बेटे हमारा आज का ये सारा टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने इस टॉपिक को रिव्यू करना है रीडिंग करके, और जिस तरह मैंने इस लेक्चर में हेडिंग सारी बनवाई हैं उसको हेडिंग वाइज बना के,
ठीक है। उसके बाद आपने इस डायग्राम को बनाना है। इस डायग्राम में जब आप इसको शुरू करोगे तो ये आपकी नेज़ल कैविटी है, ये आपकी ओरल कैविटी है। होता ये है कि यहाँ पे हेयर और म्यूकस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर वार्म, मॉइस्ट और ह्यूमिडिफाई हो जाती है और फिर एज सच इसी वे में और इसी फॉर्म में मौजूद होती है। और फिर हम इस पार्शली फिल्टर्ड एयर को यहाँ से गुजारते हैं फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से आ जाती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स से गुजरते हुए इट कम्स इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। ट्रेकिया लीड करता है ब्रोंकाई में, लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो हैं वो लीड करते हैं लेस देन 1 mm पे जाके ब्रोंकियोल्स में, और वो फाइनली लीड करता है एल्वियोलर डक्ट में और एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई एक रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जो बेसिकली इस सारे को सराउंड कर रहा होता है यहाँ पे, राइट। एंड दिस इज़ हाउ द होल सिस्टम एंड द होल सिनेरियो टेक प्लेस। दिस इज़ द होल कंप्लीट टॉपिक फॉर यू। दिस इज़, अगर ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन वाइज होते हैं तो ये लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लेकिन चूंकि वो नहीं है तो आपने इसको शॉर्ट वाइज प्रॉपरली तैयार करना है। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही है। कोशिश करिए कि इसको प्रॉपर वे में एक अच्छे अंदाज में सारे को तैयार करिए और अपने आप को इम्प्रूव और इन्हेंस करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफिज़।